हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं साझेदारी चैप्टर को आप पूरे इंजॉयफुल मूड्स में पढ़ रहे होंगे और आपको इस चैप्टर को पढ़ने में काफ़ी उत्साह भी महसूस हो रहा है। ये आपके कमेंट को देखकर महसूस हो रहा है। आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि गुडविल को कैलकुलेट करने की सिचुएशंस क्या हैं, वे कौन सी कंडीशंस हैं जिन कंडीशंस में हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, नॉर्मली तो गुडविल को कैलकुलेट करने के पीछे जो मेन फैक्टर काम करता है वो होता है कि जब किसी एक बिज़नेस को बेचा जाता है तो बिज़नेस को बेचे जाने के दौरान गुडविल की वैल्यू को कैलकुलेट करना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि उस बिज़नेस के साथ साथ जो बिज़नेस बिक रहा है उस बिज़नेस ने आज तक कुछ न कुछ गुडविल कैलकुलेट की होती है। ठीक है ना, कुछ न कुछ गुडविल गेन की होती है, कैलकुलेट नहीं गेन की होती है। ठीक है, तो उस गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए ठीक है कुछ सिस्टम्स होते हैं, कुछ मेथड्स हैं जिनके द्वारा हम उस गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं। लेकिन अगर हम साझेदारी फर्म की बात करें तो साझेदारी व्यवसाय में कई ऐसी सिचुएशंस होती हैं, कई ऐसी कंडीशंस हैं जिन पर हमें गुडविल को कैलकुलेट करने की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, पहले तो एक हम बिज़नेस के व्यवसाय के किसी भी बिज़नेस के विक्रय के टाइम पर गुडविल हम क्यों कैलकुलेट करते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक थोड़ा सा पहले हम उसके बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। सपोज दैट कोई एक बिज़नेस बिक रहा है, ठीक है ना, उस बिज़नेस की अगर एसेट्स की बात करें तो एसेट्स सपोज दैट उसकी 1 लाख रुपीज़ हैं। ठीक है ना, और उस बिज़नेस की लाइबिलिटीज़ जिस टाइम वो बिज़नेस बिक रहा है उस टाइम उसकी जो लाइबिलिटीज़ हैं वो लाइबिलिटीज़ हैं 80,000 की। ठीक है, बिज़नेस की जो एसेट्स हैं वो 1 लाख रुपीज़ की हैं और जो बिज़नेस की लाइबिलिटीज़ हैं वो 80,000 की हैं। ठीक है ना, और इस बिज़नेस को परचेज़ किया जा रहा है, सपोज दैट इस बिज़नेस को परचेज किया जा रहा है 50,000 में। ठीक है, बिज़नेस को 50,000 में परचेज किया जा रहा है। अब इन तीनों सिचुएशंस को देखकर गुडविल को कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखने की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे गुडविल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो आप देखें कि बिज़नेस की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है। तो एसेट्स में से हम लाइबिलिटीज़ को क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो 1 लाख में से अगर 80,000 को हम माइनस कर दे रहे हैं, इसका मतलब बिजनेस की जो एक्चुअल वैल्यू है वो कितनी है, 20,000। ठीक है, मींस बिजनेस की हम जिस बिजनेस को हम परचेज कर रहे हैं उसकी एसेट्स लाइबिलिटीज़ को माइनस करने के बाद उसकी एक्चुअल कास्ट कितनी आ रही है, 20,000 आ रही है। लेकिन हम इस 20,000 के बिजनेस को परचेज करने के लिए कितना पेमेंट कर रहे हैं, 50,000 रुपीज़ पेमेंट कर रहे हैं। तो हम कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, एक्स्ट्रा कितना अमाउंट दे रहे हैं, वहाँ पे हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं 30,000 रुपीज़। और ये 30,000 हम किस लिए दे रहे हैं, ये 30,000 हम दे रहे हैं उस बिज़नेस की गुडविल के लिए। ठीक है ना, तो आपको एक मोटा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि जब भी हम किसी बिज़नेस को परचेज करते हैं तो उसकी एसेट्स में से उसकी लाइबिलिटीज़ को माइनस करने के बाद हम उस बिज़नेस की एक्चुअल वैल्यू पता कर पाते हैं। और एक्चुअल वैल्यू, उस एक्चुअल वैल्यू को पाने के लिए हम जितना पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो हमारे द्वारा पेमेंट की गई राशि और उस बिज़नेस की एक्चुअल वैल्यू दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वही क्या होता है, गुडविल होता है। क्योंकि हम वो अतिरिक्त धनराशि किस लिए पेमेंट कर रहे हैं, उस बिज़नेस की गुडविल को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। तो ये तो वो सामान्य सी सिचुएशन है जिसमें गुडविल को कैलकुलेट किया ही जाता है। लेकिन अगर हम चूंकि यहाँ पे हम पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ रहे हैं और उस पार्टनरशिप चैप्टर पढ़ने की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कुछ सिचुएशंस एक्स्ट्रा हैं जिन सिचुएशंस में हमें गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो पहले इसकी थोड़ी सी थियरी देख लेते हैं जिसे आपको अपने नोट्स में नोट करना होगा। सामान्यतः ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता संगठन के स्वरूप पर निर्भर करती है कि संगठन का स्वरूप कैसा है। ठीक है, नॉर्मली हम यहाँ पे साझेदारी संगठन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अनिवार्यता ख्याति के मूल्यांकन की आवश्यकता व्यवसाय के विक्रय के समय पड़ती है। जैसा कि अभी हमने आपको यहाँ पे सिचुएशन दिखाया कि जब बिजनेस का विक्रय किया जाता है तो वहाँ पे अनिवार्य रूप से गुडविल को कैलकुलेट करना ही पड़ता है।
ठीक है। परंतु साझेदारी फर्म में इसकी आवश्यकता निम्न परिस्थितियों में होती है। पार्टनरशिप में बिजनेस की अगर बात करें तो कुछ सिचुएशंस हैं जिनमें गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है। कौन कौन सी सिचुएशंस हैं? जब साझेदारों के लाभ हानि अनुपात में परिवर्तन किया जा रहा हो। इसको थोड़ा सा समझें। सपोज दैट ए, बी और सी 3 साझेदार हैं, ठीक है ना, और इन तीनों साझेदारों ने, एक ने पूंजी लगाई है 10,000, एक ने पूंजी लगाई है 8,000 और एक ने पूंजी लगाई है 6,000 रुपया। सपोज दैट इन तीनों ने 10,000, 8,000, 6,000 रुपया पूंजी लगाई है और इन्होंने आपस में समझौता किया है कि हम लाभ हानि का जो बंटवारा करेंगे वो किस अनुपात में करेंगे? पूंजी के अनुपात में करेंगे। लाभ हानि का बंटवारा पूंजी के अनुपात में करेंगे। अब यहाँ पर अगर पूंजी का अनुपात देखें तो पूंजी का अनुपात तीनों में 3 0 कैंसिल कर देते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, मीन्स इनके बीच में जो लाभ हानि का अनुपात आ रहा है 5:4:3, ठीक है, ऐसा रेशियो आ रहा है। लेकिन इन लोगों ने किसी कारण से आपस में यह तय किया कि अब हम लोग कैपिटल के रेशियो में प्रॉफिट का डिवीजन नहीं करेंगे, बल्कि हम अब प्रॉफिट का डिवीजन इक्वल करेंगे। मींस हमारे बीच में जो लाभ हानि का अनुपात होगा वो 1:1 और 1 होगा, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में अब जब इस रेशियो से, ठीक है, इस लाभ हानि अनुपात से नया लाभ हानि अनुपात परिवर्तित होकर आ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा? गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्योंकि जब ये परिवर्तन हो रहा है तो उस समय सभी साझेदारों की एक्चुअल कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्चुअल कैपिटल को जब कैलकुलेट करेंगे तो वहां पर देखा जाएगा कि बिजनेस ने आज तक गुडविल कितना कैलकुलेट की है ना, कितनी गुडविल को गेन किया है। उस गुडविल को सारे पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा। उसके बाद उनकी न्यू कैपिटल आ जाएगी। फिर उस न्यू कैपिटल में देखा जाएगा कि किसे गुडविल किसे प्रॉफिट इक्वल में करने के लिए जो कैपिटल का अमाउंट है, किसे और कैपिटल ले आना है या और किसे कैपिटल ले जाना है, ठीक है ना। तो जिनकी कैपिटल कम होगी वो ले आएंगे, जिनकी कैपिटल ज़्यादा होगी वो ले जाएंगे। उसके बाद इनके बीच का जो लाभ हानि अनुपात होगा वो परिवर्तित हो जाएगा। लेकिन ये जरूरी नहीं वो कैपिटल को इक्वल में ही रखें, कैपिटल को डिफरेंट भी रख सकते हैं और अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को सेम कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करते हैं तो वहां पर क्या होता है? गुडविल को कैलकुलेट करना मस्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन की अगर हम बात करें तो जब नए साझेदार का प्रवेश हो रहा होता है, ठीक है, नए साझेदार का प्रवेश मीन्स एंट्रेंस ऑफ ए न्यू पार्टनर, ठीक है। जब कोई नया साझेदार प्रवेश करेगा बिजनेस में तो वो यह जरूर जानना चाहेगा कि उस बिजनेस ने आज तक क्या गुडविल गेन कर रखी है। और दूसरी चीज वो ये भी जानना चाहेगा कि इस बिजनेस में एसेट्स कितनी हैं और लायबिलिटीज कितनी हैं, ठीक है। तो एसेट्स और लायबिलिटीज को पता करने के लिए वहां पे एक रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा, ठीक है। जब आप इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे तो वहां पे एक रीवैल्यूएशन अकाउंट, वहां पे एसेट्स को और लायबिलिटीज को फिर से रीवैल्यूएट किया जाएगा, ठीक है ना। एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यूएट किया जाएगा इसलिए कि हो सकता है कि प्रवेश करने वाले साझेदार के मन में ऐसा शक हो कि जो एसेट्स दिखाई जा रही हैं वो इसकी एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पे दिखाई जा रही हो, या लायबिलिटीज को इनकी एक्चुअल वैल्यू से कम वैल्यू पे दिखाया जा रहा हो, ठीक है। तो इन सारी शंकाओं के समाधान करने के लिए देखिए सीधी सी बात है कि कोई भी डूबती हुई नाव में नहीं बैठना चाहता है, ठीक है। तो इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए वो एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यूएट कराता है। सेटिस्फाइड होने के बाद फिर वो बिजनेस में प्रवेश करता है, ठीक है। तो जब भी वो प्रवेश करना चाहेगा, प्रवेश करने के टाइम पे फिर वहां पे एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यूएट कराने के बाद साथ ही साथ यह जानना चाहेगा कि उस फर्म की गुडविल कितनी है, ठीक है। क्योंकि पहले से लोगों ने काम किया है तो कुछ ना कुछ गुडविल जनरेट अवश्य हुई होगी। अब ये इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि जब नया पार्टनर एंट्री करता है तो उसको 2 तरह का अमाउंट पे करना पड़ता है। एक तो उसे कैपिटल के रूप में कुछ अमाउंट देना पड़ता है, कैपिटल के रूप में अमाउंट देना पड़ता है, और कुछ अमाउंट उसे गुडविल के रूप में देना पड़ता है। इसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है ना। ये कैपिटल का अमाउंट क्यों पे करता है और गुडविल का अमाउंट क्यों पे करता है, ठीक है। तो
इसके लिए भी हम जब इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ये कैपिटल को क्यों पे करता है और गुडविल के अमाउंट को पे क्यों करता है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये जानने की आवश्यकता है कि ये गुडविल को भी पे करता है और कैपिटल को भी पे करता है। तो गुडविल अगर उसको पे करना है, गुडविल के रूप में कुछ अमाउंट उसे पे करना है, तो वहाँ पे यह देखने की आवश्यकता होगी कि एक्चुअल में गुडविल है कितनी ना, और इसको पता करने के लिए क्या होगा कि गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमने दूसरी सिचुएशन देखा कि जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है तो वहां पे भी गुडविल को कैलकुलेट करना मस्ट हो जाता है। नेक्स्ट सिचुएशन आपकी है जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा हो। ठीक है, इस सिचुएशन में क्या पेच फंसेगी, कोई साझेदार है, सपोज दैट 3 लोग हैं ए, बी और सी, इन तीनों में से सी रिटायर हो रहा है, सी बिजनेस को छोड़ के जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में यहां पे देखा जाएगा कि भाई इस बिजनेस ने आज तक जितनी गुडविल को गेन किया है, जो भी गुडविल गेन किया है, उस गुडविल में क्या सी का सहयोग नहीं रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सी का भी सहयोग रहा है, सी ने भी मेहनत किया है उस बिजनेस को इस लेवल तक पहुंचाने में। तो सी कहता भाई मैं एसेट्स और लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग अपनी कैपिटल और बिजनेस में हमारा जितना भी पार्ट बनता है वो तो हम ले ही जाएंगे, साथ साथ बिजनेस की जो गुडविल है उस गुडविल में भी मेरा पार्ट बनता है, तो गुडविल में भी हमें हिस्सा चाहिए। तो जब गुडविल में उसको हिस्सा देना है तो यहाँ पे भी गुडविल को कैलकुलेट करने की आवश्यकता पड़ जाती है कि आज की डेट में बिजनेस की एसेट्स कितनी और लायबिलिटीज कितनी है, दोनों का डिफरेंस निकालने के बाद फिर देखते हैं कि उस बिजनेस की गुडविल कितनी होती है, उस गुडविल में सी का पार्ट कितना होता है, और फिर सी को उसका पार्ट देकर वहां से विदा किया जाता है, रिटायर किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट सिचुएशन है किसी साझेदार की मृत्यु हो जाने पर। ठीक है, यहां भी देखिए जब किसी साझेदार की मृत्यु होती है, सपोज दैट 3 साझेदार हैं ए, बी, सी, और सी डेथ कर जाता है। ठीक है, जो सी डेथ कर जाता है तो इसके जरूर उत्तराधिकारी होंगे, एक्सिक्यूटर्स होंगे, इसके सी के एक्सिक्यूटर्स। तो वो क्या करेंगे, इस फर्म में सी का जो हिस्सा होता है उस हिस्सा को प्राप्त करना चाहेंगे, और उस हिस्से को प्राप्त करने के दौरान चूंकि सी ने भी मेहनत करके इस बिजनेस में गुडविल को जनरेट किया है, इसलिए वहां पे भी सी के जो एक्सिक्यूटर्स होंगे, जो इसके उत्तराधिकारी होंगे, वो भी उस गुडविल में हिस्सा पाना चाहेंगे, और उस हिस्से को देने के लिए गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी जब फर्म के व्यवसाय को बेचा जा रहा हो। तो इसके बारे में हमने आपसे सबसे पहले बताया कि जब कोई फर्म या कोई बिजनेस बेचा जाता है तो उस बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज को कैलकुलेट किया जाता है। एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस किया जाता है तो बिजनेस की एक्चुअल कास्ट पता लग जाती है, फिर एक्चुअल कास्ट और फिर बिजनेस कितने में बिक रहा है ना। एक्चुअल कास्ट और बिजनेस जितने में बिक रहा है दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो गुडविल होता है, क्योंकि जो अतिरिक्त राशि मिलती है वो उस गुडविल के कारण ही मिलती है। ठीक है, तो एक ये सिचुएशन है जहां पे गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। लास्ट है जब 2 या 2 से अधिक फर्मों का एकीकरण किया जा रहा हो। इसका मतलब क्या है, जब 2 फर्में हों या 2 से अधिक फर्में हों, उन सारी फर्मों को मिक्स कर दिया जा रहा हो। ठीक है ना, उनका एमलगमेशन किया जा रहा हो और वो सारी फर्में एक हो जा रही हूं, एक नाम से आ जा रही हूं। तो ऐसी स्थिति में कौन सी फर्म कितना गुडविल लेके आ रही है, क्योंकि फर्म जब वो शामिल होगी तो अपनी एसेट्स और लायबिलिटीज के साथ शामिल होगी। ठीक है, तो वहां पे उस फर्म की हिस्सेदारी कुछ बनेगी। ठीक है, उस फर्म की या उस फर्म के लोगों की नए बिजनेस में जो इकट्ठा होने के बाद बिजनेस बनेगा उसमें कुछ ना कुछ हिस्सेदारी बनेगी। तो हिस्सेदारी में कितनी हिस्सेदारी वो लेके आ रहा है, कितनी हिस्सेदारी बनेगी, इसको भी कैलकुलेट करने में गुडविल का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो मेनली ये 6 सिचुएशंस ऐसी हैं जिनमें फर्म में गुडविल को कैलकुलेट करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये तो रही कि वो उन सारी सिचुएशंस के बारे में बातें कि जो फर्म में गुडविल को कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट बना देती हैं। अब हम देखते हैं कि गुडविल को कैलकुलेट करने की मेथड्स कौन कौन सी हैं। तो देयर आर मेनली 3 मेथड्स, 3 विधियां ऐसी हैं जिन विधियों के द्वारा हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, जिसमें फर्स्ट विधि है आपकी एवरेज प्रॉफिट मेथड, औसत लाभ विधि। पिछली कक्षाओं में आपने औसत जरूर निकाला होगा और उस औसत
के लिए आपने जो मेथड यूज की थी सेम वैसे ही मेथड को हमें यहाँ भी यूज करना है। तो होती है हमारी एवरेज प्रॉफिट मेथड। सेकंड होती है सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि। पिछली वीडियो में हमने आपको सुपर प्रॉफिट के बारे में बताया था। सुपर प्रॉफिट का मतलब ये है कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से जितना ज़्यादा रिटर्न गेन किया जा रहा है, नॉर्मली जितना कोई बिजनेस रिटर्न गेन करता है उससे जितना ज़्यादा कोई बिजनेस न्यू रिटर्न गेन कर लेता है, ठीक है। दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है मींस एक्चुअल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट, दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो सुपर प्रॉफिट कहलाता है। और इस सुपर प्रॉफिट के द्वारा भी हम गुडविल को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एक सेकंड मेथड होगी। थर्ड मेथड है आपकी पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें यह देखते हैं कि किसी भी बिजनेस में कितना गुडविल प्राप्त करने के लिए कितनी कैपिटल उसमें इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, ठीक है ना। एक नॉर्मली सिस्टम होता है, उस सिस्टम के अकॉर्डिंग गुडविल कितना इसने गेन किया और इतनी गुडविल को गेन करने के लिए एक्चुअल में कितनी कैपिटल इसमें इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। इस फार्मूले पे हम जिस मेथड में काम करते हैं उसको कहते हैं हम कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। उसके बाद अब हम देखेंगे इन तीनों विधियों के बारे में नंबर से, ठीक है। और इन तीनों विधियों को हम एग्जाम्पल के द्वारा देखते हुए चलेंगे, क्योंकि इन तीनों विधियों के द्वारा ही क्वेश्चन को सॉल्व करते समय वहां पे हमें गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ता है। और इन तीनों विधियों में से किसी एक मेथड को अडॉप्ट करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि एक साथ तीनों विधियों को लगाना पड़ता है, तो हमें तीनों विधियों को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। और क्वेश्चन में जिस मेथड से हमें गुडविल कैलकुलेट करने की बात कही गई होगी, हमें उसी मेथड से वहां पे गुडविल को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि में गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम दिए गए कुछ वर्षों के प्रॉफिट्स की क्या करते हैं, एवरेज कैलकुलेट करते हैं। और फिर एवरेज को कैलकुलेट करने के बाद नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करके उसकी गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे मेनली दो फार्मूले लागू होते हैं। पहला फार्मूला आपको लागू हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। टोटल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स से हम क्या करते हैं, इस एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं। यहां पे जो सेकंड फार्मूला हम यूज करेंगे वो हो जाएगा गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। तो गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। ये दो फार्मूले यहां पे काम करते हैं, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा ये जान लें कि एवरेज प्रॉफिट जो है ये दो तरह की होती है। एवरेज प्रॉफिट मेथड दो तरह से यूज की जाती है। एक होती है आपकी सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट, और दूसरी होती है आपकी वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट भारित औसत लाभ, इसको बोलते हैं साधारण औसत लाभ, औसत लाभ मेथड में विधि, और यहां पे हो जाएगा भारित औसत लाभ विधि, ठीक है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं, सिंपल मेथड देख रहे हैं। सबसे पहले क्या देखेंगे, सिंपल मेथड देखेंगे। सिंपल मेथड में क्या है कि हमारे पास कई वर्षों के प्रॉफिट्स और लॉस दिए गए होते हैं। फिर उन प्रॉफिट और लॉस से हम क्या करते हैं, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट प्राप्त करते हैं। तो एक एग्जांपल अगर हम देखें, यहां पे एक एग्जांपल लें। एग्जाम्पल में सपोज दैट हम ले लेते हैं फर्स्ट ईयर, 5 वर्षों के प्रॉफिट और लॉस को हम लेते हैं। फर्स्ट ईयर में सपोज दैट 10,000 का प्रॉफिट हुआ, सेकंड ईयर में 8,000 का प्रॉफिट हुआ, थर्ड ईयर में 5,000 का लॉस हो गया, ठीक है। फोर्थ ईयर में फिर 10,000 का प्रॉफिट हुआ और फिफ्थ ईयर में 9,000 का प्रॉफिट हो गया,
ठीक है, तो देखें हमारे क्वेश्चन में हमको 5 वर्षों की एक डिटेल दी गई है। 5 वर्षों में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर में हमने प्रॉफिट गेन किया है, जबकि थर्ड ईयर में हमने 5000 का लॉस गेन किया है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को ऐड कर लेते हैं, सारे प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे। तो 10,000, 8,000, 10,000 और 9,000, ठीक है, टोटल हमारे पास जो प्रॉफिट आ जाएगा 37,000 हो जाएगा। प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 37,000 हो जाएगा। इसमें से हम 5,000 लॉस को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां पे हम देखेंगे जो एक्चुअल प्रॉफिट आया, ठीक है, जो एक्चुअल प्रॉफिट 5 इयर्स का हमारे पास आया वो 32,000 आया। अब इसका हम कैलकुलेट कर लेते हैं एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल ऑफ प्रॉफिट आपने सारे प्रॉफिट्स को ऐड करने के बाद, लॉस को माइनस करने के बाद आपने कैलकुलेट किया तो वहां पे आ गया ये 32,000, ठीक है। और अगर ईयर्स की बात करें तो ये कितने ईयर्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, यहां पे 5 ईयर्स हो गए। अब हम यहां पे क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 5 6 जा 30 और 5 4 जा 20 मीन्स 6,400 आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया, ठीक है। इस एवरेज प्रॉफिट से अब हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे, गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट फार्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। तो सपोज दैट यहां पे क्वेश्चन में दे दिया जाए आपको कि 4 वर्षों के क्रय के आधार पर, 4 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना करनी है आपको, ख्याति की गणना करनी है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट हमें पता लग गया कितना, 6,400 और नंबर ऑफ ईयर्स क्या है हमारे, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 4 ईयर्स, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 25,600 आपकी गुडविल हो जाएगी, ये इसका आंसर बनेगा। ये रही आपकी सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में हमें कुछ वर्षों के प्रॉफिट्स दिए गए होते हैं और उनमें से किसी वर्ष में लॉस भी हो सकता है। तो अगर हम प्रॉफिट और लॉस हमारे पास दोनों हैं तो सारे प्रॉफिट्स को ऐड करके लॉस को माइनस कर देते हैं, तो हमको एक्चुअल प्रॉफिट मिल जाता है उन 5 इयर्स के बीच का, ठीक है। उसके बाद हम फार्मूले को पुट कर देते हैं एवरेज प्रॉफिट। इस फार्मूले से आप पहले से परिचित हैं, पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ रखा है। औसत निकालने का जो सूत्र होता है वही यहाँ पे है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट 32,000 हमने कैलकुलेट किया और नंबर ऑफ ईयर्स हमारे 5 हैं, इससे हमने डिवाइड कर दिया 6,400, आपको एवरेज प्रॉफिट मिल गया। और गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज पे आपसे डिस्कस करना चाहेंगे कि व्हाट इज नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज क्या होती है, तो कोई भी बिजनेस एक एज्यूम करता है टाइमिंग कि लगभग इतनी गुडविल को इतने वर्षों में अचीव किया जा सकता है, ठीक है। तो ये अचीव किया वाला एक एस्टिमेटेड टाइम पीरियड होता है, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और ये माना गया होता है। और ये क्वेश्चन में आपको अलग से दिया गया होगा कि कितने वर्षों के क्रय के आधार पर गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो ये वहां पे जो बिजनेस कोऑपरेट करने वाले होते हैं उनके मन में एक ही इसके बारे में धारणा होती है कि लगभग इतने समय के अंदर हम क्या करेंगे, इस गुडविल को अचीव कर लेंगे। तो वही होता है आपका नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। क्लियर हुआ। तो सिंपल मेथड में जो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर 2 मेथड्स हमने बताया, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम जो फर्स्ट सिंपल मेथड लगाएंगे तो इसमें हम लिखेंगे कि दिए गए वर्षों के लाभों से हम औसत लाभ पता करते हैं और उसे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दिए गए वर्षों के क्रय के आधार पर गुणा कर मल्टीप्लाई करके हम गुडविल की राशि को इस विधि में ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है।
एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपकी ये मेथड थोड़ी और क्लियर हो जाए। ये एग्जांपल आपकी बुक से होगा इस बार। आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, गत 5 वर्षों में एक फर्म का लाभ है 2016 में अमाउंट दे रखा है 4 लाख रुपीस। 2017 में 2017 में प्रॉफिट है आपका 3,98,000। 3,98,000। 2018 की बात करें तो यहाँ पे दे रखा है 4,50,000। 4,50,000। 2019 की बात करें तो यहाँ पे 4,45,000 आपका प्रॉफिट दे रखा है। 2020 में इन्होंने 5 लाख रुपीस का प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें और कह रहा है 4 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति की गणना करनी है। तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इन्होंने दे रखा कितना, 4 ईयर्स दे रखा है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे लॉस तो कोई है नहीं हमारे पास, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है सारे ईयर्स में। तो हम इनको क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। 8 5 13, 9 1 10, 5 15, 4 19, ये आता है आपका 21,93,000। 21,93,000। इस हम 21 लाख, ये हमारे पास जो फार्मूला है एवरेज प्रॉफिट पता करने के लिए, तो 21,93,000 को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ ईयर्स हमारे पास क्या हो रही हैं, 5 हो रही हैं। ठीक है, और जब हम इसको 5 ईयर से डिवाइड कर देते हैं तो जो आपको एवरेज प्रॉफिट प्राप्त होगा वो हो जाएगा 4,38,600। 4,38,600 आपको यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट पता लग जाएगा। ठीक है, और इसको हम पुट कर देंगे फार्मूले में। 4,38,600 को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज में हमारे कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 4 वर्षों के क्रय के आधार पर दे रखा है। जब हम इसको 4 वर्ष से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17,54,400। ठीक है, कितना अमाउंट आ जाएगा, 400। ये आपकी गुडविल आ जाएगी। तो यहां पर आपने सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को समझ लिया होगा। आपकी सेकेंड मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, भारित औसत लाभ विधि। ठीक है, इस विधि में गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए हम जिस फार्मूले को यूज करते हैं वो होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, इस मेथड में चीजें सारी वही रहती हैं, केवल हमें हर वर्ष के प्रॉफिट को एक वेट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है ना, वेट प्रोवाइड करने का मतलब हमें उन्हें एक क्रम दिया जाता है। तो क्रम देने के बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या होता है कि प्रॉफिट को और वेट को दोनों को मल्टीप्लाई करके हम प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर सारे प्रोडक्ट्स को जोड़ लेते हैं और सारे वेट को जोड़ लेते हैं और इस फार्मूले में पुट कर देते हैं उसको, और इस तरह से हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अंतर्गत प्रॉफिट को, एवरेज प्रॉफिट को और उसके बाद नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई करके गुडविल को प्राप्त कर लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं इस मेथड को, आपको ज़्यादा अच्छे से वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं कि आपकी बुक का ये क्वेश्चन ले लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है 3 या 4 ईयर्स प्रॉफिट दे रखे हैं, 2017, 18, 19 और 20। ठीक है, इसमें इन्होंने प्रॉफिट दे रखा है कि 24,000 का प्रॉफिट है फर्स्ट ईयर में। 2017 में 24,000 का प्रॉफिट हो रहा है, फिर 30,000 का प्रॉफिट हो रहा है, 32,000 का प्रॉफिट हो रहा है और फिर 40,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको क्या मिला, एक तो ईयर मिल गया, फिर प्रॉफिट मिल गया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको क्वेश्चन में, हाँ, फिर यहाँ पे आपको देगा नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर ऑफ
ईयर्स परचेज। जैसा एवरेज प्रॉफिट में आपको मिलता था, यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के बारे में इन्होंने दे रखा है कि 5 वर्षों के क्रय के आधार पर, ये 5 ईयर्स है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज में कितना ईयर्स रखा है? 5 ईयर्स। ये आपके लिए क्वेश्चन है और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको यहाँ पे गुडविल को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, एक वेट प्रोवाइड करते हैं। तो इन सारी ईयर्स को, फर्स्ट ईयर को 1, 2, 3 और 4, इस तरह से हम वेट प्रोवाइड करते हैं इस मेथड में। तो ईयर हो गया हमारे पास, प्रॉफिट हमको पता था, इसको हमने वेट क्या किया, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड को लगाने के लिए हमने क्या किया, इसमें एक वेट प्रोवाइड किया। और वेट देने के बाद हम इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर लेते हैं, प्रोडक्ट। अब 24,000 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24,000 ही आएगा। 30,000 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट आएगा वो 60,000 हो जाएगा। और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 4 0 हो जाएंगे, 4 4 जा 16। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो ये आपका 24,000, 60,000, 96,000, 1,60,000। अब यहाँ पे हम इन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे, इन दोनों का क्या सम निकाल लेंगे, जोड़ कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें तो 6 4 10, 6 4 10, 3,40,000 इसका टोटल आ जाएगा, 4 3 7 10। ठीक है, ये देखिए ए वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या करना होता है, दिए गए प्रॉफिट्स को हमें एक वेट प्रोवाइड करना होता है, फिर उस वेट से हमें प्रॉफिट और वेट को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट कैलकुलेट करना होता है। प्रोडक्ट कैलकुलेट करने के बाद फिर हमारे पास ये फार्मूला रखा हुआ है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट आपने क्या कैलकुलेट कर लिया है, 3,40,000 और टोटल ऑफ वेट हमारे पास कितना है, 10। अब हमने इसको जब डिवाइड कर दिया तो आपका आ जाएगा 34,000, 34 क्योंकि एक 0 से एक 0 कैंसिल हो जाएगा, 34,000 आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब इससे आप गुडविल कैलकुलेट कर लेंगे। गुडविल इज इक्वल टू हो जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारे पास आ गया 34,000 का और हमारे पास जो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे रखा है 5 ईयर्स। इसको जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पे इस बिजनेस की गुडविल आ जाएगी 1,70,000। ठीक है, 1,70,000 आपकी गुडविल आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे पास एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए 2 मेथड्स थी। पहली मेथड हमारी थी सिंपल मेथड और दूसरी थी वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दोनों मेथड्स पे हमने आपको एग्जांपल करा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में स्टडी करेंगे। इसमें इन दोनों मेथड्स में, सिंपल मेथड में और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में, अगर आपको कहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।